Hello friends, this is Anchal and I welcome you all on Banking Wala. Let's get started with today's session. आज का हमारा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं वो है स्टार्टर्स और कनेक्टर्स के ऊपर बेस्ड, और ये एक्सरसाइज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आजकल प्री और मेंस दोनों के ही एग्जामिनेशंस में देखी जाती है, जिसमें कनेक्टर्स की तादाद प्री में ज़्यादा देखी जाती है, वेयर स्टार्टर्स मेंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुछ लोग इसे बहुत कंफ्यूज कर देते हैं कि यार स्टार्टर्स और कनेक्टर्स बिल्कुल सेम चीजें हैं, बट नहीं, स्टार्टर्स और कनेक्टर्स की एक्सरसाइज काफी ज्यादा डिफरेंट है। हम दोनों ही आज के सेशन में देखेंगे। और वन मोर थिंग, हम इस सेशन में आपको सबसे पहली चीज जो डिफाइन करेंगे वो हम डिफाइन करेंगे कि कनेक्टर्स और स्टार्टर्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सो टू स्टार्ट विद, जब हम बात कर रहे हैं स्टार्टर्स की, इसमें आपके पास दो सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, दो सेंटेंसेस होंगे। आपको बेसिकली इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, लेकिन आपके पास तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि आपके सेंटेंस को शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास तीन ऑप्शंस हैं जो आपकी सेंटेंस की बिगिनिंग दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बिगिनिंग लिख दी ऐसा, सिंस द फर्स्ट डे, ऐसा करके लिख दिया हो, है ना। हमने लिख दिया बिकॉज ऑफ द फर्स्ट डे, ऐसा करके कुछ लिख दिया, है ना। और हमने लिख दिया ड्यू टू द फर्स्ट डे, ऐसा करके लिख दिया। अब आपके पास ना तीन स्टार्टर्स दिए हुए हैं, शुरुआत आपको इसी से करनी है और आगे जाके सेंटेंस को जोड़ देना है, ठीक है। शुरुआत इसी से करनी है और आगे जाके सेंटेंस को जोड़ देना है, लेकिन ये देखना है कि ये स्टार्टर्स करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट यूसेज को डिफाइन कर रहे हो। अब हो सकता है ओनली ए ही करेक्ट हो सकता है ओनली ए एंड बी करेक्ट हो सकता है ओनली बी एंड सी करेक्ट हो सकता है ओनली सी करेक्ट हो। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन से ऑप्शन से आप इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर, लेकिन शुरुआत इसी से करनी है, ठीक है। वेयरएज जब हम कनेक्टर्स की बात करते हैं तो ये डिफरेंट है। डिफरेंट एज इन ये कह सकते हो कि यहां पर भी आपके पास दो सेंटेंसेस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इस बार जो आपके ऑप्शंस होंगे उनमें स्ट्रेट अवे कनेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे येट दे दिया या फिर नॉट विथ स्टैंडिंग दे दिया, बट दे दिया, व्हाइल दे दिया या ऑल्दो दे दिया। अब आपको जज करना है कि कौन सा है इनमें से जो कि इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ सकता है। स्टार्टर्स सिर्फ शुरुआत में यूज होंगे, वेयरएज कनेक्टर्स कहीं पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सेंटेंस की शुरुआत में भी, बीच में भी और एंड में भी, ठीक है। यस गाइस, तो इतना क्लियर है दोनों के बीच का डिफरेंस। और जैसा हमने आपसे कहा है, क्या हमने आपसे बहुत क्लियरली बता दिया था कि स्टार्टर्स की एक्सरसाइज है जो मेंस में डोमिनेट करती है, मतलब कि ये क्वेश्चंस मेंस में ज्यादा हो जाते हैं, और कनेक्टर्स की एक्सरसाइज प्री में डोमिनेंट होती है, मतलब कि ये प्री में ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। सो दैट इज वाई हम इन एक्सरसाइजेस को छोड़ते नहीं हैं जो कि एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए, सो बिना टाइम वेस्ट करिए चलते हैं हम स्टार्टर्स के क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या देखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, द ऑप्शंस कंटेन कनेक्टर्स दैट can be used to connect the sentences. Only one of the connectors from those given can be used to combine the two sentences into one sentence without changing the meaning. Choose that connector as your answer. एक चीज को ध्यान रखेंगे, जब कभी भी किसी भी वर्ड से शुरू करें या फिर उसको कहीं बीच में लगा रहे हो, चाहे स्टार्टर का क्वेश्चन हो चाहे कनेक्टर का क्वेश्चन हो, सेंटेंस को जुड़ने के बाद उसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो सेंटेंस इनवैलिड कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी पहले हम कनेक्टर बेस्ड क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं। इसमें करना क्या है, दो सेंटेंसेस दिए हैं, नीचे आपको कुछ कनेक्टर्स दिए गए हैं, आपको बताना है किसके इस्तेमाल से आप इनको जोड़ सकते हो, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए हम आपको देंगे 30 सेकेंड्स का टाइम।
The Rescue Coordination Center of the Tribhuvan International Airport informed 68 bodies have been recovered from the crash site and search for the remaining 4 is underway. Come on, go for it. Your timer starts now. ओके गाइज, योर 30 seconds आर ओवर नाउ. लेट्स सी कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है. सबसे पहली बात अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट कह रहा है रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि 68 बॉडीज उनको रिकवर कर लिया गया है क्रैश साइट से जहां पर भी प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन 4 बॉडीज अभी भी उनकी तलाश में वो लगे हुए हैं. ठीक है, तो यहां पर आगे क्या होना चाहिए? क्या कुछ कॉन्ट्रडिक्शन डिफाइन कर रहा है? नहीं, ये तो एक प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं ना, है ना, एक तरीका. 68 बॉडीज, एक देखो प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश करके उन्होंने 68 बॉडीज को रिकवर किया, अभी भी 4 जो है वो बची हुई है. तो ये तो एक स्टेप वाइज प्रोसेस डिफाइन करी जा रही है. सो देयरफॉर यहां पर कुछ ऑपोजिट नहीं है, नेवरदलेस कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज किया जाता है. सो ऑफ कोर्स ये आपका आंसर नहीं हो सकता. ऑल्दो भी कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता. और बाय कंपैरिजन ऑब्वियसली कंपेयर करेगा, यहां पर हम किसी का भी कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहे हैं. यहां पर सिर्फ एक बात बताई जा रही है कि यहां पर जो रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है वो मेहनत कर रहा है इन लोगों को बाहर निकालने में, इन लोगों को जो वहां पर क्रैश साइट पे फंस गए हैं उनको बाहर निकालने में. सो फार ये बता रहा है तब से अब तक में, है ना. तो ये सेंटेंस बनेगा कैसे? ये सेंटेंस आप, हाँ, ये सेंटेंस बनेगा कैसे? हम सो फार को यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है अंटिल नाउ. ठीक है, इसका मतलब होता है अंटिल नाउ, अब तक ये हो चुका है, अब तक ये हो चुका है. सो इन एनी केस अगर हम सेंटेंस को बनाएंगे तो हम बोलेंगे क्या? द रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्फॉर्म्ड so far 68 बॉडीज, मतलब अभी तक, until now, so far 68 बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है क्रैश साइट से और 4 की अभी भी सर्च बाकी है. ठीक है, सॉर्टेड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही है. आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द कैबिनेट वाज हेल्ड ऑन संडे आफ्टर द एक्सीडेंट. The emergency meeting has announced a national day of mourning for the loss of lives in the crash. Come on. Go for this one. "30 seconds, guys." And your timer is over now. We can stop this. Okay. So हमने यहाँ पर क्या बात कही है? हमने बेसिकली यहाँ क्या बात करी है? हमने कहा है कि यहाँ स्टेटमेंट में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई कैबिनेट की, तुरंत के तुरंत संडे को बुलाया गया इस एक्सीडेंट के बाद, इस प्लेन क्रैश के बाद. इमरजेंसी मीटिंग में ये अनाउंस किया गया कि एक नेशनल डे ऑफ मोर्निंग रखा जाएगा. उन सभी लोगों की जिंदगियां जो चली गई हैं इस क्रैश में, उन सभी लोगों के लिए एक मौन का दिन रखा जाएगा. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. ठीक है, तो इट्स नथिंग दैट कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो या कुछ ऑपोजिट बताने की कोशिश कर रहा हो, नहीं है ना. सो देयरफॉर हम कॉन्ट्रडिक्शन वाला वर्ड बट तो यूज नहीं करेंगे किसी भी हाल में, है ना. इसको हटा दिया. एंड कुड बी द थिंग, बट सो फार का यूज नहीं होगा. सो फार ये बताता है कि अब तक हमने ये कर लिया है. तो यहां पर अब तक की बात थोड़ी हो रही है. अब तक तो तब लगाते हैं कि अब तक ये कर लिया, नेक्स्ट ये है.
यहाँ कुछ नहीं है, हमने बस इतना बोला कि एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, कैबिनेट मीटिंग के बाद ये फॉलो कराया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर एंड भी नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर बेसिकली लगना चाहिए क्या, फॉलोइंग विद। क्यों फॉलोइंग द, यहाँ हम कह रहे हैं एक इमरजेंसी मीटिंग ऑफ द कैबिनेट वाज हेल्ड ऑन संडे आफ्टर द एक्सीडेंट। जैसे ही ये इमरजेंसी मीटिंग हुई कैबिनेट की संडे को, फॉलोइंग द एक्सीडेंट, राइट, फॉलोइंग द एक्सीडेंट या आफ्टर द एक्सीडेंट द इमरजेंसी मीटिंग हैज अनाउंस्ड और फॉलोइंग द एक्सीडेंट इमरजेंसी मीटिंग में यह अनाउंस हुआ है एक नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग रखा जाएगा उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनकी लाइव्स चली गई इस क्रैश में। सो फॉलोइंग द अगेन बीच में इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों सेंटेंसेस के, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर जो भी मीटिंग रखी गई थी उसके आगे का क्या है, उसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो मीटिंग रखी क्यों गई थी, उसके बारे का डिसीजन, उसमें उसके बारे में डिसीजन डिफाइन कर रहा है, हेंस इसका यूसेज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए अगला क्वेश्चन। Mr. Vaidya, Managing Director of Indian Oil Corporation, said that the company is in the business of mobility. It can be conventional fuels like petrol, diesel, or any other form of energy. And in spite of weather, while. Go for it. Okay guys, your timer is over. Let's have a look at this. क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट। सबसे पहली चीज जो डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि मिस्टर वैद्य जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, उन्होंने कहा है कंपनी अभी बिजनेस ऑफ मोबिलिटी में है, मतलब कि मूव करने के लिए योग्य है। तो इट कैन बी कन्वेंशनल फ्यूल्स, और देखो जब मूव करने के योग्य है या मूव करने में इंटरेस्टेड है, दैट मीन्स वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगी। अब अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगी तभी कह रहा है वो कन्वेंशनल फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल भी हो सकता है या फिर कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हो सकता है, हम हर चीज में डील करने के लिए रेडी हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर आपको एक छोटा सा हिंट लेना हो तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये हिंट दिया हुआ है और इनमें से किसके साथ लगता है, एंड के साथ तो लगता नहीं है ना, और इनके साथ इंस्पाइट ऑफ के लिए लगता है, नोप। इंस्पाइट ऑफ तो वैसे भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है, दैट मीन्स जो चीज है वो उसकी उल्टे डिफाइन करनी है कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, अगेन नहीं लगाना है। वेदर के साथ और का इस्तेमाल किया जाता है, और तभी इस्तेमाल किया जाता है जब हमें चॉइस डिफाइन करनी हो। तो यहां चॉइस ही तो हो रही है, चाहे आप कन्वेंशनल फ्यूल्स पेट्रोल डीजल की बात कर ले या फिर आप किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात कर ले। तो ये सेंटेंस ऐसे ही लिखा जाएगा, क्या, मिस्टर वैद्य Managing Director of Indian Oil Corporation said that the company is in the business of mobility, whether it is conventional fuel like petrol or diesel or any other forms of energy. Makes sense. Weather के साथ और का combination बनाया जाता है, while के साथ आगे जाके आप कॉमा लगा देते हो और नहीं लगाते, है ना। while भी बेसिकली क्या करता है, अगर आपने पॉजिटिव लिखा है तो नेगेटिव का कॉम्बिनेशन भी लगा सकता है, नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव का कॉम्बिनेशन भी बना सकता है, नेगेटिव लिखा है तो पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन भी बना सकता है, और अगर आपने पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन भी बना सकता है। मतलब वाइल का बेसिकली काम होता है दो चीजों को जोड़ना, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़े, नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़े, पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़े या नेगेटिव नेगेटिव को जोड़े। अगर दो काम एक साथ हो रहे हैं तो आप आराम से वाइल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल आई वॉज स्टडिंग माई ब्रदर वॉज डिस्टर्बिंग मी, ठीक है। वाइल आई वॉज हेल्पिंग माई ग्रैंड मदर माई सिस्टर केम इन टू हेल्प एज वेल। तो बेसिकली अगर दो काम एक साथ हो रहे हैं तो आप उसके साथ वाइल का यूज करिए, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। Sorted with this? Okay, moving on to the next one. Question number 4. A list of 30,000 people was prepared during the survey for Pradhan Mantri Awas Yojana. During the 3-step verification, 600 names were deleted to ensure that no non-eligible person gets the benefit. चलो,
बिकॉज, बट, एंड, देयरफॉर, या none of the above. 30 seconds for you guys, go for it. And your 30 seconds are over now. Let's have a look at this. क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट हमसे? पहली बात, पहला स्टेटमेंट जो है वो दूसरे स्टेटमेंट से ऑपोजिट काइंड ऑफ थिंग डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 30,000 नाम जो है वो प्रिपेयर कर गए थे. एक लिस्ट प्रिपेयर करी गई थी जिसमें 30,000 नेम्स थे. ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कि 30,000 लोगों को ये बेनिफिट मिल सकता है. फिर दूसरे में यहां पर 3 स्टेप की वेरिफिकेशन थी. ये जो प्रोसेस हो रहा था जहां पर नाम लिखा जा रहा था, इसमें 3 स्टेप की वेरिफिकेशन थी. सो ड्यूरिंग द 3 स्टेप वेरिफिकेशन 600 नेम्स को डिलीट कर दिया गया था. इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि कोई ऐसा इंसान जिसको ये नहीं मिलना चाहिए उसे ये चीज ना मिल जाए. ठीक है, तो सो यहां पर हमें समझ में आ रहा है 30,000 का आपने पहले बनाया और उसके बाद 600 को माइनस कर दिया, है ना. 600 को हमने क्या किया, 600 को माइनस कर दिया. तो यहां पर इन एनी केस समथिंग कॉन्ट्रडिक्शन इज देयर, है ना, कॉन्ट्रडिक्शन है. सो हम बिकॉज का यूज करेंगे क्या? नहीं, बिकॉज रीजन देने के लिए यूज होता है. यहां पर कोई रीजन नहीं दिया गया कि क्यों हटा दिया, नहीं. फिर बट का यूज करना है, यस करना है. कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं. फिर एंड तो इक्वल चीजों को जोड़ने के लिए होता है. इक्वल रैंक ऑफ सेंटेंसेस को, मतलब कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तब जोड़ना हो तो आप इसको यूज कर सकते हो. यहां पर दोनों इक्वल नहीं है. फिर देयरफॉर का यूज होता है जब आपको कोई चीज प्रूव करनी होती है. तो इस सेंटेंस में हम एक्चुअली ऑपोजिट लगा रहे हैं. इस सेंटेंस में हम यहां पर स्टेटमेंट में ये बता रहे हैं कि क्या किया गया है. सो हम कह सकते हैं क्या, अ लिस्ट ऑफ 30,000 पीपल was prepared during the survey for Pradhan Mantri Awas Yojana, but during the 3-step verification 600 names were deleted to ensure that no non-eligible person gets the benefit. 3 स्टेप वेरिफिकेशन के चलते 600 नाम हटा दिए गए थे, इसको समझते हुए कि जो एलिजिबल नहीं है इसके लिए उसे ये बेनिफिट ना मिले. ठीक है, सो देयरफॉर हम यहां कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर रहे हैं एज आवर आंसर. ठीक है, moving on to the next one. With technology acquiring center stage in today's world, the majority of weapons are operated through artificial intelligence. ठीक है, there is elimination of the need for any in-person human presence. वो तो होता ही था ना, पहले क्या होता था, एटलीस्ट मशीन को ऑन करने के लिए या चलाने के लिए जो भी काम होता था पहले हम ह्यूमन लेबर लगाते थे. लेकिन अब क्या होता है, वही काम मशीनें करने लग गई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, है ना. खैर, तो यहां पर इसी को स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं. बताइए आप किससे जोड़ सकते हो? देयर बाय, स्टिल, हेंस, दैट्स व्हाई. गो फॉर इट, कम ऑन. एंड योर 30 seconds आर ओवर नाउ. चलिए, ये स्टेटमेंट जो है आपका, ये क्या डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो सेंटर स्टेज ले चुकी है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है आज की दुनिया के चलने के प्रोसेस में. ये बात तो सबको पता है ना. क्योंकि अगर हम एक बहुत छोटा सा लेमैन एग्जाम्पल ले, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, हम गांव की बात करते हैं. ठीक है, पहले क्या होता था कि गांव में जो मक्खन, दही ये सब निकाला जाता था, वो हाथ से एक मथनी को ऐसे 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 करते रहते थे घड़े में डालकर, तो वो मक्खन निकलता था. अब क्या है,
उसी प्रोसेस को जो वो हाथ से ऐसे सोचा था, उसकी एक मशीन बन गई है। बस उसको घड़े में लगाओ और तुम्हारा मक्खन तुम्हें मिल जाएगा। सो एक बहुत ही छोटा सा लेमैन एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, है ना। इसी तरह के कितने सारे सेंटर स्टेज, कितने सारे अलग अलग चीजें हैं जहां पर टेक्नोलॉजी एक्चुअली अपना रोल प्ले कर रही है। तो इन टुडेज वर्ल्ड मेजॉरिटी ऑफ वेपन्स आर ऑपरेटेड थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ज्यादातर जो वेपन्स हैं वो आज ऑपरेट हो रहे हैं किससे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ठीक है। और फिर कह रहे हैं आई एम सॉरी गाइस, ओके, फिर कह रहे हैं देयर इज एलिमिनेशन ऑफ द नीड फॉर एनी इन पर्सन ह्यूमन प्रेजेंस। तो कह रहे हैं इसीलिए अब इंसानों की जरूरत है ही नहीं, कह रहे हैं अब इंसानों की जरूरत है ही नहीं हमें ये काम करने के लिए, उनको हटा ही दो, ठीक है। तो आपको नहीं लग रहा कि जो भी यहां पर दिया हुआ है उसका रिजल्ट डिफाइन करने की यहां पर बात हो रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी एक सेंटर स्टेज ले चुकी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि हर चीज में अब इन्वॉल्व हो रही है, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उसको हटा दो, है ना। कोई बात नहीं। सबसे पहला जो है हमारा वर्ड देयर बाय है, और देयर बाय इसीलिए यूज होता है कि हम रिजल्टेंट को डिफाइन करें, ठीक है। स्टिल यूज नहीं करेंगे, स्टिल का मतलब होता है इन प्रेजेंस, अभी भी ये चीज चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्टिल रीडिंग द बुक, इज ही स्टिल विथ हिम, शी इज स्टिल वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, मतलब कि अभी भी कर रहा है, इन प्रेजेंस है, राइट। फिर हेंस को तब डिफाइन किया जाता है जब आपको अगेन कोई पॉइंट प्रूव करना होता है, तो हम हेंस का यूज करते हैं। और दैट्स वाई अगेन रीजन बताता है इसलिए, तो रीजन नहीं है, रिजल्ट है यहां पर। सो हम यही कहेंगे कि विथ टेक्नोलॉजी एक्वायरिंग सेंटर स्टेज इन टूडेज वर्ल्ड, द मेजॉरिटी ऑफ वेपन्स आर ऑपरेटेड थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देयरबाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर एनी इन पर्सन ह्यूमन प्रेजेंस, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है यहां पर, इन पर्सन ह्यूमन प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट अब नहीं रह गई है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सब काम मशीन्स से ही हो रहा है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Pyongyang may be in the phase of practicing its newly acquired capabilities. Pyongyang is not trying to get the US attention as had often been the case in the past. बताओ। Question number 6 guys, go for it. देखिए जरा क्या होगा, 30 seconds. Let's see. So, Pyongyang may be in the phase of practicing its newly acquired capabilities. कह रहे हैं Pyongyang जो है वो एक ऐसे फेज में है जहां पर उसकी जो नई कैपेबिलिटीज उसके पास आई हैं उनको ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उनको ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर Pyongyang अब नहीं करने की कोशिश कर रहा है क्या, यूएस की अटेंशन लेने की, जो कि अक्सर वो किया करता था। तो वो अक्सर चाहता था कि यूएस का अटेंशन उनकी तरफ आए, यूएस का अटेंशन उनकी तरफ आए, लेकिन अब वो ऐसा कोशिश नहीं कर रहा है। तो यहां पर कोई चॉइस तो है नहीं, है ना, कोई चॉइस तो है नहीं, तो इसको नहीं लगाएंगे। इन एडिशन टू तब लगाते हैं जब सेम चीज का एडिशन होता है, सेम एडिशन, है ना। तो यहां पर कोई सेम चीज भी नहीं दी हुई है, मतलब यहां तो बल्कि उल्टा कर रहे हैं, है ना। इंस्टेड ऑफ ये हो रहा है कि वो जो करते हैं यूजुअली, यूएस का अटेंशन ये चाहते हैं यूजुअली, उसकी बजाय ये नहीं कर रहे हैं ऐसा, है ना। सो सेम इंस्टेड ऑफ लग सकता है। अगेन वाइल का कोई यूज नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन तो हमको दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन तो हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही वो स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा है कि ऐसा ये जो करते हैं, यूएस की अटेंशन जो ये बार बार चाहते हैं, अभी उन्होंने ऐसा कोशिश नहीं करी है। सो सेंटेंस ये होगा, Pyongyang may be in the phase of practicing its newly acquired capabilities instead of trying to get the US attention as had often been the case in the past. तो पास्ट में तो उन्होंने ये कोशिश करने की कोशिश करी है कि वो यूएस का अटेंशन पा ले, लेकिन अभी जो उनको नई कैपेबिलिटीज मिली है उसके ऊपर ये
अड़े हुए हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिस वॉज द मैच इंडिया शुड हैव वन बट हार्दिक मिस्ड कपल ऑफ गुड चांसेस, अदर स्ट्राइकर्स फाउंड ओली पेन टू टफ टू बीट। क्या होगा बताओ? Go for it, guys. Come on. Go for it, guys. Okay. Okay, guys. So now the क्वेश्चन इज ओवर। देखो यहाँ पर क्या करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला सबसे पहला, दिस वॉज द मैच इंडिया शुड हैव वन बट हार्दिक मिस्ड कपल ऑफ गुड चांसेस। ठीक है, ये मैच ऐसा था जहां पर इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए था, लेकिन हार्दिक ने क्या किया है, काफी सारे गुड चांसेस को मिस कर दिया है। अदर स्ट्राइकर्स फाउंड ओली पेन टफ टू बीट। ठीक है, सो यहां पर आपको क्या लगता है, ये स्टेटमेंट तो दोनों ही नेगेटिव है ना, तो दोनों ही नेगेटिव होने की जगह वजह से हम ये लगा सकते हैं व्हाइल का यूज, दोनों नेगेटिव है और दोनों सेम रैक की बात कर रहा है, एक ही चीज की बात कर रहा है, दोनों में नेगेशन डिफाइन कर रहा है। लाइक हमने कहा व्हाइल दिस मैच वाज व्हाइल दिस वाज द मैच इंडिया शुड हैव वन बट हार्दिक मिस्ड कपल ऑफ गुड चांसेस, कॉमा अदर स्ट्राइकर्स फाउंड ओली पेन टफ टू बीट। ठीक है, या फिर व्हाइल बीच में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, येट नहीं लगेगा, येट कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जबकि यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे नेगेटिव दिए हुए हैं, तो ये तो नहीं लगेगा। अगेन कॉन्ट्ररी भी ऑपोजिट डिफाइन करने की बात करता है, ऑपोजिट हमें नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स नेगेटिव की बात कर रहे हैं। एंड भी लगा सकते हैं, बट एंड से बेहतर वर्ड हमारे पास व्हाइल है, सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए एज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस गाइस, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न। ये क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके लिए एक होमवर्क है। हमने 7 क्वेश्चंस यहां सॉल्व किए हैं कनेक्टर्स से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं एज अ होमवर्क फॉर कनेक्टर्स। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं स्टार्टर्स का क्वेश्चन। सिलेक्ट द स्टार्टर्स आउट ऑफ 3 स्टार्टर्स गिवन एज ABC which can be used in the beginning to start the sentence, जैसा हमने कहा, to form a single sentence from the 2 or 3 statements given while implying the same meaning as expressed in the statement sentence। तो जैसा हमने आपसे कहा था ऑलरेडी कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो तो लगेगा ही लगेगा, है ना, जो क्वेश्चन में दिया है वो तो लगेगा ही लगेगा, उसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत आपकी स्टार्टर्स से ही होगी, जो स्टार्टर्स ऑलरेडी गिवन। ठीक है, चलिए सो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। अब लेट्स हैव अ लुक। सम फोन्स रिक्वायर अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर लेयर टू एनेबल स्टैंड अलोन 5G टेक्नोलॉजी विच इज कॉजिंग अ डिले। ओके, फिर Reliance Jio's 5G network is standalone, which is a 5G network built from scratch। अब ये 2 सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़ना है, लेकिन शुरुआत इन्हीं तीनों में से किसी से होगी। पहली शुरुआत दी है डिस्पाइट रिलायंस जियोस, इन स्पाइट ऑफ रिलायंस जियोस, ऑल्दो 5G नेटवर्क। मीनिंग चेंज मत करना, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टार्टर हो कनेक्टर हो, मीनिंग चेंज नहीं होगी। Your 30 seconds starts now. Let's have
ओके गाइस, लेट्स हैव अ लुक कि क्या सही सेंटेंस होगा. एक्चुअली इट्स अ गूगली क्वेश्चन. गूगली क्वेश्चन इसलिए कह रहे हैं क्यों, क्योंकि पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा, पहला स्टेटमेंट क्या दिया है. सम फोन्स रिक्वायर अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है, टू एनेबल स्टैंडअलोन 5G टेक्नोलॉजी विच इज कॉजिंग अ डिले. ठीक है, कुछ फोन्स में चाहिए यार 5G टेक्नोलॉजी के लिए एक स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर. ठीक, रिलायंस जियो का 5G नेटवर्क जो है वो भी स्टैंडअलोन है विच इज अ 5G नेटवर्क बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच. अब ये भी कह रहा है 5G टेक्नोलॉजी के लिए और ये भी कह रहा है 5G टेक्नोलॉजी के लिए, है ना, और दोनों ही कह रहे हैं कि ये 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेंगे. तो दोनों सेम ही स्टेटमेंट्स है ना, दोनों सेम ही स्टेटमेंट्स है. वेराज डिस्पाइट की बात करो या इंस्पाइट ऑफ की बात करो या ऑल्दो की बात करो, ये तीनों के तीनों कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज होते हैं, ये तीनों ऑपोजिट डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं. एंड हेंस इसका कोई सेंस नहीं है जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने जाएंगे. इसलिए ना 1 लगेगा, ना 2 और ना 3. सो बेसिकली नन ऑफ दीज शुड बी योर करेक्ट आंसर. इस स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए हमें इनमें से कोई भी एक भी नहीं चाहिए. ठीक है, ओके ओके, या चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स सी क्या होगा यहां पर. ओके, देयर वर स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अहेड ऑफ भारत जोड़ो यात्रा इन लुधियाना ऑन थर्सडे. ठीक है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे भारत जोड़ो यात्रा के चलते लुधियाना में थर्सडे को. द ट्रैफिक पुलिस ने इशू किया एक एडवाइजरी कम्यूटर्स के लिए. ट्रैफिक पुलिस ने इन्फॉर्म किया द पब्लिक ऑफ द डाइवर्जन्स विच हैव बीन पुट इन प्लेस अहेड ऑफ द शेड्यूल्ड इवेंट. अब इस इवेंट के चलते जो भी आपके रास्ते बदले गए हैं, जो डाइवर्जन्स है, उनके बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है. ठीक है, नाउ tell us what should be the correct answer. Amid stringent, despite stringent security, in spite of. What should be the correct answer here? This one is easy, I think. You can do it, so go for it. ओके, 30 सेकेंड्स आर ओवर गाइस. अब इसमें सबसे पहले समझने वाली चीज है, क्या कह रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे भारत जोड़ो यात्रा के इवेंट के चलते जो थर्सडे को लुधियाना में होने वाली है. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. अब उसी चीज में तो बता रहे हैं ये स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जिनको हमने कहा है, ये अरेंजमेंट्स है क्या. यही अरेंजमेंट्स हमने यहां पर मेंशन किए हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने इशू किया एक एडवाइजरी. ठीक है, उन लोगों के लिए जो वहां पर कम्यूट करने वाले हैं. ऑब्वियस ही बात है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो लोग ऑफिस जाना तो छोड़ेंगे नहीं, है ना, या इधर उधर जाना तो छोड़ेंगे नहीं. तो क्या कह रहे हैं, एडवाइजरी कम्यूटर्स के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उनके लिए एक एडवाइजरी नोट डाला. क्या कि लोगों को इन्फॉर्म किया गया इस भारत जोड़ो यात्रा के चलते जो भी डाइवर्जन्स किए, मतलब कि आपका रास्ता ऐसा था, अब आपका रास्ता आज के लिए इस तरफ से निकल के ऐसे जाना है. ठीक है, तो आपको ये सारी डिटेल इन्होंने शेड्यूल्ड इवेंट की वजह से दी है. तो अब ऑब्वियस ही बात है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है ना, ये इस पार्ट को ये एक्सप्लेन कर रहा है. जब एक्सप्लेन कर रहा है तो डिस्पाइट और इंस्पाइट तो आना नहीं चाहिए, है कि नहीं. क्यों, अगेन ये ऑपोजिट डिफाइन करते हैं तो ये तो नहीं हो सकते. अब हम अमिड जरूर लगा सकते हैं क्योंकि अमिड का मतलब होता है स्ट्रिंजेंट रूल्स के बीच में. अमिड का मतलब बेसिकली होता है किस चीज के बीच में. फॉर एग्जांपल हमने बोला ही वाज स्टक अमिड ट्रैफिक, मतलब वो ट्रैफिक के बीच में फंसा हुआ था. ठीक है, तो जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ बीच में लगाना है तो हम यूज करते हैं अमिड का. सो ये स्टेटमेंट कैसे बन सकता है, ये स्टेटमेंट आसानी से बन सकता है. Amid stringent security arrangements ahead of Bharat Jodo Yatra in Ludhiana on Thursday, the traffic police have issued an advisory for the commuters informing the public of the diversions which have been put in place ahead of the scheduled event. ठीक है, बिल्कुल प्यारा सा एकदम क्लियर स्टेटमेंट है जहां पर वो स्ट्रिंजेंट रूल्स को बता रहे हैं और फिर स्ट्रिंजेंट रूल्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है. ठीक है, सो इट्स ओनली वन दैट मेक्स सेंस हियर. ओके,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स हैव अ लुक एट दिस. छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है. देखिए जरा. एवरीथिंग हैड गॉन अकॉर्डिंग टू देयर मेंशन्ड प्लान. The map of India would have been transformed by the time the 76th anniversary of independence was celebrated. Unless everything, if everything had, however, everything. What is it? Go for it. 30 seconds. Okay, guys, your 30 seconds are over. Everything had gone according to their mentioned plan. The map of India would have been transformed by the time the 76th anniversary of independence was celebrated. कह रहे हैं अगर वो उस प्लान के अकॉर्डिंग चलते, जो भी बनाया गया था, तो 76th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने तक इंडिया का हुलिया कुछ और होता. तो ये कुछ कहने का स्टेटमेंट है इनका. ठीक है, तो यहां पर अगर हम लगाते हैं अनलेस एवरीथिंग, कैन दैट बी अ सेंटेंस? है ना? क्या ये सेंटेंस बन सकता है? Why not? Why not? बट एक मिनट, अरे ये तो दो स्टेटमेंट, दो ऑप्शंस बिल्कुल सेम हो गए ना. कोई बात नहीं, हम इसको ओनली 3 कर देते हैं. इसको ओनली 3 कर देते हैं. ठीक है भाई, इसको ओनली 3 कर देते हैं और बी वाला देखते हैं. ठीक है, सो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि ओनली 3 होगा, ओनली 2 होगा या ओनली 1 होगा? या ओके, सो बेसिकली यहां पर ये डिफाइन किया जा रहा है, अगर हमने ऐसा किया होता तो ये होता ना. तो यहां पर अनलेस नहीं बता रहे, कोई एक क्या बोलते हैं, ऐसा कंडीशन नहीं लगा रहे ना कि ये करो वरना ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहे. सो दिस इज इनकरेक्ट. हाउएवर अगेन कॉन्ट्रडिक्ट करता है, उल्टी बात करने के लिए, ऑपोजिट को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, ये भी नहीं हो सकता, है ना. तो दिस इज इनकरेक्ट. अब बचा हमारे पास ओनली 2 है. यही एक्चुअली हमारा आंसर है. कह रहा है इफ एवरीथिंग हैड गॉन अकॉर्डिंग टू द मेंशन्ड प्लान, मतलब कि जो भी प्लान हमने बनाया था अगर उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता तो द मैप ऑफ इंडिया वुड हैव बीन ट्रांसफॉर्म बाय द टाइम द 76th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस वाज सेलिब्रेटेड. जब तक 76th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते तब तक इंडिया का नक्शा कुछ और ही होता. ठीक है, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, let's have a look at this. Question number 12. देखिए जरा. Okay. They end up finding that the side effect had nothing to do with the newly launched vaccine. The pandemonium when such events are announced is a lot louder than when the question is answered, and it adds to the skepticism around such newly launched vaccines. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं इसमें, बट नेवर माइंड, आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. थोड़ा सा समय ले लो लेकिन सॉल्व करके दिखाओ. चलो. ओके गाइज, आई होप इट इज डन. लेट्स सी क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट. हमने कहा
they end up finding that the side effect had nothing to do with the newly launched vaccine. कह रहे हैं उनको ये चीज समझ में आ गई है, उनका ये रिजल्ट निकला है कि यार जो वैक्सीन हमने बनाई है उसका कोई लेना देना नहीं है जो नया वेरिएंट आया है या फिर जो इन्फेक्शन हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है, उसका नए वैक्सीन से या लॉन्च वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है. इनकी फाइंडिंग, इनकी ये चीज यहाँ पर निकल गई है. दैट मीन्स ये चीज यहाँ पर डिफाइन कर दी गई है. ठीक है, ओके. द पैंडेमोनियम व्हेन सच इवेंट्स आर अनाउंस, मतलब जो परेशानी है वो ऐसे इवेंट्स पे, या ऐसी परेशानी है जब ऐसे इवेंट्स पे आती है ना, तो ये परेशानियां ज्यादा तेज सुनाई देती है जब क्वेश्चन किया जाता है और तब कम सुनाई देती है वो प्रॉब्लम्स को कब बात करते हैं जब सोल्यूशन निकल जाता है, तो है ना. एंड इट एड्स टू द स्केप्टिज्म, और इसीलिए ये स्केप्टिज्म में मतलब डाउटफुलनेस में और ऐड करता है जब ऐसी नई लॉन्च्ड वैक्सीन आती है. ऐसी वैक्सीन जब नई नई लॉन्च होती है तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ बहुत सारी कंफ्यूजन, डाउटफुलनेस, बहुत सारी चीजें आती है एक साथ, है ना. राइट तो यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी. सिंस दे हैव, यहां कोई रीजन नहीं डिफाइन कर रहा है तो ये नहीं लग सकता. इवन इफ या इफ दे नहीं, या कॉन्ट्रडिक्शन बेसिकली डिफाइन किया जा रहा है. इफ दे तो नहीं लगाएंगे, इसमें सीधा ये कहा गया है इवन इफ दे एंड अप फाइंडिंग दैट द साइड इफेक्ट हैड नथिंग टू डू विद द न्यूली लॉन्च वैक्सीन द पैंडेमोनियम व्हेन सच इवेंट्स आर अनाउंस्ड. कह रहे हैं ये इसके बावजूद, इवन इफ का मतलब होता है इसके बावजूद, कि तो कह रहे हैं इसके बावजूद कि वो ये बता दे, इनकी फाइंडिंग में, इनके रिजल्ट में ये बता दे कि इस वैक्सीन का इस साइड इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद वो जब कोई परेशानी, जब कोई पैंडेमोनियम का, जब कोई ऐसी चीज जो सबको अफेक्ट कर रही है, ऐसी कोई चीज अनाउंस होती है तो बहुत तेज आवाज आती है. लेकिन जब उसका सोल्यूशन निकल जाता है ना, तब लोग उसके बारे में बात करना थोड़ा कम कर देते हैं. राइट और तब स्केप्टिज्म भी इसके पास आ जाता है. क्यों? क्योंकि जो लोग बढ़ चढ़कर बोल रहे थे इसके अगेंस्ट में, वो लोग भी डाउटफुल हो जाते हैं और हेंस सबके मन में एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये होगा या नहीं होगा, ये सही है या गलत है, ऐसा सोचते हुए. ठीक है, सो इट्स इवन इफ, दैट मेक्स सेंस हियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. ओके, ये आई थिंक द सेम रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. Oil Federation holds its nerve and Saudi Arabia carries the maximum share of the production cuts. Crude oil prices at $90 a barrel through 2022 will create a better growth outlook for the Gulf states. Let's see. Despite Saudi Arabia, if Oil Federation holds with the maximum number. 30 seconds for you guys. Go for this one. ओके गाइस, लेट्स सी ये क्या कह रहा है. कह रहे हैं कि ऑयल फेडरेशन जो है होल्ड करता है, अगर होल्ड कर ले अपनी नर्व को, मतलब कि ऑयल फेडरेशन ज़्यादा अपने कट की बात ना करे कि हमको पैसा दो और तुमको पैसा दो, अगर इसकी बात ना करे तो सऊदी अरेबिया मैक्सिमम शेयर प्रोडक्शन कट का लेकर जाएगा और क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो $90 एक बैरल की हो जाएगी 2022 में, जो कि एक बेहतर ग्रोथ आउटलुक की बात करेगा गल्फ स्टेट्स के लिए. मेक सेंस? ठीक है, दोनों में पॉजिटिविटी का डिफाइन कर रहे हैं, नेगेटिव यहाँ कुछ नहीं है, तो डिस्पाइट का यूज नहीं करेंगे. दूसरी चीज, मैक्सिमम नंबर की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है, हम मैक्सिमम शेयर की बात कर रहे हैं. नंबर किसी चीज का नहीं दिया है तो इसको भी नहीं लगा सकते. बचा ही हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है, तो यही हमारा आंसर होना ही चाहिए. और ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है इफ ऑयल फेडरेशन होल्ड्स इट्स नर्व एंड सऊदी अरेबिया कैरीज द मैक्सिमम शेयर ऑफ द प्रोडक्शन कट्स,
Crude oil prices at $90 a barrel through 2022 will create a much improved growth outlook for the Gulf states. ठीक है, तो वही वो कह रहा है, अगर ऑयल फेडरेशन अपने नर्व को थोड़ा रोक ले, मतलब कि थोड़ा सा मतलब सहन कर ले, तो सऊदी अरेबिया मैक्सिमम शेयर प्रोडक्शन कट का लेकर जाएगा, जिससे कि क्रूड ऑयल का प्राइस $90 एक बैरल का हो जाएगा 2022 तक के समय में, जिसके चलते बेटर ग्रोथ, मच इंप्रूव्ड ग्रोथ आउटलुक हमें देखने को मिलेगा गल्फ स्टेट्स के लिए. ठीक है, मेक सेंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15. मोस्ट कार मेकर्स आर डिस्प्लेइंग बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, flex fuel cell and hybrid cars. Commercial vehicle makers at the Auto Expo have showcased all possible drivetrains, including burning hydrogen in internal combustion engine. Since, if, while. Go for this one. Okay. Go for it, guys. And your timer is over. So basically ये स्टेटमेंट जो हमें बताने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कह रहा है, एक तरफ कह रहा है कार मेकर्स जो है वो डिस्प्ले करा रहे हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, फ्लेक्स फ्यूल को, फ्यूल सेल को और हाइब्रिड कार्स को. कौन? कार मेकर्स. और जो कमर्शियल व्हीकल मेकर्स है, मतलब जो ट्रक एंड ऑल बनाते हैं, वो ऑटो एक्सपो पे शोकेस कर रहे हैं सारे ड्राइव ट्रेन्स जो कि हाइड्रोजन से या इंटरनल कंबशन इंजन से बनते हैं, चलते हैं. ठीक है, ओके. तो क्या यहां पर कोई सिंस, रीजन डिफाइन, देखो सिंस तब यूज होता है या तो आपके पास कोई टाइम क्लॉज दिया हो जो कि बिल्कुल भी नहीं है, या तो आपके पास कोई रीजन दिया हो अगेन जो कि बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, जब ये टाइम क्लॉज की तरह यूज होता है, वैसे तो ये प्रेपोजिशन होता है. ज्वाइन करने के लिए स्टार्टर्स कनेक्टर्स में कंजंक्शन की तरह यूज होता है, कंजंक्शन में रीजन बताता है, या रीजन कुछ नहीं है. इफ कंडीशन लगाता है तो अगेन हम कंडीशन यहाँ कुछ नहीं लगा रहे हैं, दो अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं, एक कार मेकर्स, दूसरे कमर्शियल व्हीकल मेकर्स. सो यहाँ वाइल से स्टेटमेंट ज्वाइन किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट चीजों की बात हो रही है, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, एंड देयरफॉर हम इसे यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं. राइट और रॉन्ग? इसीलिए हम यहाँ पर इसको प्लेस कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, है कि नहीं? यस गाइस, कर सकते हैं. सो हम आराम से वाइल से स्टेटमेंट सुनाएंगे. क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं. और स्टेटमेंट कैसे बन सकता है इसका, हमने लिखा वाइल मोस्ट कार मेकर्स आर डिस्प्लेइंग बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्लेक्स फ्यूल सेल एंड हाइब्रिड कार्स, कॉमा, commercial vehicle makers at the Auto Expo have showcased all possible drivetrains including burning hydrogen in internal combustion engine. ठीक है, नो प्रॉब्लम. वाइल से पहला वाला सेंटेंस लगा के फिर कॉमा लगा के दूसरा वाला सेंटेंस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. सो ओनली 3, ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके गाइस, मूविंग ऑन टू द लास्ट वन. ये लास्ट आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 17 इज योर होमवर्क. चलिए, ओके, दिस इज योर होमवर्क. आपको 2 होमवर्क मिले हैं, एक कनेक्टर्स का लास्ट क्वेश्चन और एक स्टार्टर्स का लास्ट क्वेश्चन. Okay, so that brings us to the end of the session guys. I hope you enjoyed the session. Starters और connectors equally important है आपके प्री और मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, तो प्लीज इसको मिस आउट ना करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने की कोशिश करें. ठीक है, चलो, दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर. थैंक यू सो मच. और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए. जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनके आंसर्स फाइंड आउट करिए और कमेंट सेक्शन में प्लेस करिए. ठीक है, चलिए, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों. मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट सेशन में
और नेक्स्ट सेशन हमारे डिफरेंट टॉपिक का होगा जहाँ पर हम और भी ज़्यादा डिटेल्ड वे में उनको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे और होमवर्क देंगे ताकि आपको और भी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता रहे ऐसे ही क्वेश्चंस में। स्टार्टर्स और कनेक्टर्स की वेटेज ऑल टुगेदर प्री और मेंस के एग्जामिनेशन को बुलाई जाए तो 5 से 7 नंबर की होती है। कभी कभी ये थोड़े से इजी आ जाते हैं, कभी कभी थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। कनेक्टर्स आएंगे तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। स्टार्टर्स में मिस आउट करने के चांसेस होते हैं तो उनको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो, that's it, signing off. Thank you so much. Keep joining us and keep watching us. Bye bye. Take care, guys.